दोस्तों नमस्कार। यूपी की राजनीति अभी विश्व भर में ट्रेंड कर रही है। बीजेपी विधायकों का अन्य दलों में शामिल होना, मंत्रियों का इस्तीफा देना भारत की राजनीति में एक नया मोड़ और एक नया इतिहास रच रही है। अगर हम बात करें तो यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद ही 24 घंटे के अंदर दारा सिंह भी कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया और सपा में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसने क्या कहा इस राजनीति को लेकर, दलों का बदलना, लोगों का राजनीतिक जीवन से जो जुड़ाव है लोगों का, या कहीं जो राजनीति जुड़े हुए हैं, वह है केवल एक तनिक स्वार्थ के लिए। या तो उन्हें बीजेपी महत्व नहीं दे रही है या फिर उनका वर्चस्व बीजेपी ने वहां उस क्षेत्र में आंका होगा। लेकिन यह मतलब पार्टी वाली बात हो गई कि पार्टी उन्हें क्या चाहती क्या नहीं चाहती। लेकिन क्या वास्तव में राजनीति का यूं दल बदल कर आना क्या उनके लिए जनता चाहेगी? तो यह भी एक प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी जब सिंधिया के साथ जो विधायक गए थे उनमें से कुछ जीत गए थे, कुछ नहीं जीते थे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सबसे बड़ा मुद्दा आया था जब दमोह विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस समय जब कांग्रेस से बीजेपी में आए थे राहुल सिंह, कांग्रेस से विधायक बने थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्होंने टिकट दिया, फिर उसके विपक्ष में अजय टंडन को टिकट मिली कांग्रेस से, तो अजय टंडन जीते। तो इस कहीं ना कहीं इस मायने में यह भी सवाल पैदा होता है, क्या वास्तव में जनता क्या चाहती वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता? अगर मैं यह कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं यह उचित है, किसी प्रकार से गलत नहीं है कि वास्तव में वर्तमान जो जिस क्षेत्र से विधायक है अगर वह दल बदलता है तो उसको केवल जनता के विकास से कोई मतलब नहीं, उसको अपने राजनीतिक में बने रहना और अन्य दल में जाकर जहां उसको वैल्यू मिले। क्योंकि अगर कोई दल बदलता है, कोई नेता, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी पार्टी में तवज्जो नहीं दिया जाता। यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता भी यही है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं काफी, इसमें भाजपा के कितने विधायकों ने दिए हैं इस्तीफे और कितने कांग्रेस से बीजेपी में गए। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी की ही विधायक जो हैं सपा में, कांग्रेस में, आरएलडी में, इसमें जा रहे हैं अलग अलग दलों में। कुछ विधायक सपा के भी बीजेपी ज्वाइन कर। इसी बीच भाजपा भी ने कांग्रेस और सपा से 2 विधायक तोड़े हैं। वन पर्यावरण मंत्री रहे चौहान जो है बीजेपी का दामन थामा है और उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल तक इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल तक चिल्ला रहा कि गरीब, पिछड़ा और जो वंचित है उनके लिए कुछ नहीं दिया गया है, ना ही उनकी कोई सुनाई हुई है। इसी के देखते हुए मैं यह निर्णय ले रहा हूँ। लेकिन अभी उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यह कहा कि जैसे ही हमारे सहयोगियों से बात करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा और कौन सी पार्टी हमारे वंचितों, हमारे पिछड़ा वर्गों, हमारे आदिवासी सभी भाइयों के लिए उचित होगी या उचित काम कर रही है। तो हर नेता यही सोचता है कि हम जब दल बदलेंगे तो हमारी जनता हमारी क्या राजनीति, जनता हमें क्या चाहती है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है जब इस चुनाव के नतीजे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सपा विधायक हरिओम यादव और पूर्व सपा विधायक धर्मपाल सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल होगा। तो ये 3-4 लोग जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि केवल बीजेपी की विधायक ही कांग्रेस या सपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अन्य दलों के लोग भी, अन्य लोगों के विधायक भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अक्सर ये बात कहें कि अक्सर जब भी कोई राज्य में जब भी या कहीं भी चुनाव होते हैं तो विधायकों का, नेताओं का दल बदलना आम बात है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यूपी में इसलिए यह ट्रेंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मंत्री भी इस्तीफा देने लगे हैं और सपा में जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम रैली में जनसंख्या के आधार पर बात करें कि वास्तव में यूपी में का चुनाव कौन ले जाएगा, तो उसके हिसाब से यही लगता है कि यूपी में सपा अखिलेश यादव चुनाव ले जाएगी। लेकिन हम यह तौर पर नहीं कह सकते कि वो चुनाव ले ही जाएंगे। लेकिन एक जनता का जो रुख है, वहां की जनता क्या चाहती है, वर्तमान कार्यों को देखते हुए आगे जनता, जैसे कि अगर हम 100% को ले तो उसमें से कितने प्रतिशत जनसंख्या यह चाहती है कि सरकार बदलनी चाहिए। अब सरकार कोई भी हो, लेकिन उनका कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अवतार सिंह भड़ाना जो कि कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद वो किसका नाम था? आरएलडी। वह 4 बार कांग्रेस सांसद रहे और वर्तमान में बीजेपी से विधायक भी थे। वो अब आरएलडी जो कि जयंत चौटाला की पार्टी है आरएलडी, उसमें शामिल हो गए हैं। अब क्या लगता है कि उनके लिए क्या टिकट मिलेगी? आरएलडी हालांकि क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल का अपने एक स्तर क्राइटेरिया जो है उसमें अच्छी पकड़ है। कोई 5 सीट, कोई 10 सीट पर, किसी की 20 सीट पर, ऐसी अच्छी पकड़ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं
इस्तीफे से यूपी बीजेपी में एक बहुत ही बेचैनी आ गई, बहुत ही खलल पैदा हुए। इसी के चलते जो मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के भाई केशव प्रसाद मौर्य, जो डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई भी जब परिवार का सदस्य या हमारा कोई सहयोगी दल छोड़कर किसी अन्य जगह या कहें तो गलत राह पर चला जाता है या घर भटक जाता है तो यह हमारे लिए बहुत दुख की बात होती है। लेकिन हम उनसे महानुभाव से अनुरोध करते हैं कि वह डूबती हुई नाव में ना बैठे, क्योंकि उनसे उनका ही नुकसान है। ऐसा उन्होंने कहा जब यूपी कैबिनेट में मंत्री के इस्तीफे के बहुत ज्यादा दौर चल रहा है, विधायक भी इस्तीफे। अब कितने विधायकों ने दिया तो ये भी हम बात करते हैं किसकी कितनी पकड़ है। यूपी पर 30% पिछड़ा वर्ग है, 30% पिछड़ा वर्ग। टोटल अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और ये सामान्य को छोड़कर, तो टोटल उनका जो है प्रतिशत है 42% है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से जो है दारा सेन, रोशन लाल वर्मा लोधी, ब्रजेश प्रजापति और भगवती सागर अति पिछड़ा वर्ग दलित समुदाय से। ये जो चारों पांचों मैंने नाम बताए हैं ये दलित पिछड़ा वर्ग से है। और जबकि यूपी में 42% दलित पिछड़ा वर्ग ओबीसी ये सभी है। तो अगर हम बात करें करीब 13.5% यादव और कुर्मी है यूपी में, और सबसे ज्यादा पकड़ उनकी यही है। तो कहीं ना कहीं हम भी यह कह सकते हैं कि अगर इस पकड़ पर से बीजेपी का दबदबा खत्म होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की शिकस्त मिलना तय है। लेकिन वह क्या रुख अपनाएंगे, क्या तरीके अपनाएंगे, यह उनकी ही नीति के अनुसार पता चलेगा। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग जहां से योगी आदित्यनाथ की टिकट का क्लियर हुआ है, हाई लेवल की मीटिंग, तो उन्होंने कहा पहले उनका चुनाव लड़ना मथुरा से तय था, लेकिन अब उन्होंने अब जो निर्णय लिया गया है वह है अयोध्या से। अब अयोध्या क्यों, यह आपके जहन में, अगर मैंने अयोध्या शब्द लिया तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल होता है राम मंदिर। हाँ, तो यह बात सही है कि राम मंदिर के आधार पर ही वहां पे चुनाव उतारा जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। सब कोई जीतने के लिए अपनी सुरक्षित सीट सभी चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहले हैं या कोई पहला विधायक है। सुरक्षित सीट पर कौन नहीं चुनाव लड़ना चाहता है। इसके बाद अगर 30% अचल आजादी के लोग हैं तो पिछले साल चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के सभी बड़े नेता, एक बात यह भी है कि 2017 में चुनाव हुआ था तो उस समय बीजेपी के पास वह तमाम बड़े नेता थे, वह तमाम नामदार नेता थे जो अति पिछड़ा वर्ग सीटों पर दबदबा रखते थे, उनके नाम से उनके काम होते थे। तो कहीं ना कहीं यह भी एक अलग मामला लगता है, या कहीं राजनीति में बड़ा फिसलन है यूपी की, कि जो पिछड़ा वर्ग सीटों पर, आदिवासी सीटों पर जिसकी पकड़ है वही नेता बीजेपी से ज्यादा है। इसके बाद यूपी में भाजपा विधायकों और मंत्रियों की शिकायत मिली। हाँ, अब बात करेंगे कि वह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह भी है, इस्तीफा देने के कारण यह है कि वहां के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने यह भी कहा है कि हमारी कोई भी नहीं सुनता, कोई भी, अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारी नहीं सुनते। इसके चलते 200 से ज्यादा विधायकों ने 18 दिसंबर 2019 को जो है धरना भी दिया था। उसके अलावा सीएम जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर हम बात करें तो सीएम को ही कह सकते हैं, या फिर राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष होता है पार्टी का उसको कह सकते हैं। तो इसमें एक मामला मैं बताता हूं आपको। गाजियाबाद के जो गुर्जर समुदाय के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने भी इस पर एक शिकायत की थी और तो कोई भी इसका जवाब नहीं दिया था। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के बाद विधि मंत्री हैं, जो विधि के जो मंत्री है यूपी के, ब्रजेश पाठक से शिकायत की थी और उनको पत्र भी लिखा था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व भी मौन रहा, उस वक्त भी मौन रहा। इसके बाद बरेली से भाजपा सांसद संतोष गंगवार ने भी पत्र लिखा, हालांकि शीर्ष नेतृत्व योगी जी की ओर से कोई जवाब नहीं। अब आप बताएं, विधायक, सांसद, मंत्री सभी जब यूपी की राजनीति में खलल पैदा करने वाले अवरोधों को बता रहे हैं, या कहें तो उनकी नहीं सुन रहे हैं, या सिर्फ तो उनके नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान में उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रेपुटेशन का सवाल होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर कोई विधायक की कोई कलेक्टर या एसपी नहीं सुनता है तो उनकी जो स्वाभिमान पे बात आ जाती है कि मैं एक जनता के चुना गया प्रतिनिधि होने के नाते अगर मेरी नहीं सुनी गई तो वह सरकार के पास जाते हैं, और शायद सरकार नहीं सुन रही, इसी कारण से वह मंत्री और विधायकों का इस्तीफे का दौर है। शायद वह बदलाव चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम ना हो, पर उनके अनुसार नहीं है। और इसके बाद इस्तीफे के बाद योगी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अलग प्रकार से बता रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि इस्तीफे 24 घंटे में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी। हाँ, एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर योगी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से
जो है बिना जमानती वारंट जारी किया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तारी करने का मुख्य कारण क्या है? अब आप एक और बात बताएं कि जब से सरकार में मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनके लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों उस केस की छानबीन नहीं की? क्योंकि जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब सरकार की चलती थी तो सारे मंत्री, सारे विधायक, कोई भी अपराध हो, चाहे वह बलात्कार हो, चाहे वह मर्डर हो, चाहे वह कुछ भी हो, सब माफ है। और ऐसा है भी, मैं कहीं नहीं, ऐसा है भी। आप विधानसभा, राज्यसभा सबको उठा लें, ऐसा है। तो इसके बाद उसमें क्या कहा? भड़काऊ बयान। अब आप बताएं, जब आज 2021 निकल गया, 2022 में आ गया, जब चुनाव, ठीक है, चुनाव है, तो उस समय का भड़काऊ हुआ था 2014 के मामले में। लखनऊ की MPMLA जो कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी तक गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है कि अगर मौर्य गिरफ्तार किया जाए, उनको पेश किया जाए। लेकिन उस समय बताएं आप, उस समय कहा गया था कि जब वह जो बसपा में थे, अब सबकी विचारधारा अपनी अपनी पार्टी के अनुसार होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वर्तमान में राजनीति का पूरा छलावा इसी के आधार पर हो रहा है, जाति धर्म के आधार पर। तो उस समय कहा गया था कि शादी के समय देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा था 2014 में, जब वह बसपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो अब आप बताएं, 2022 लगा है, कहां 2014 से 6, 7, 8 साल पुरानी बात है, और आज के इसकी छानबीन सीधा गैर जमानती वारंट। तो हम और आपसे इससे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं कि क्या वास्तव में अपराध करने के बाद तभी बचा जा सकता है जब आप सरकार के साथ हो, सरकार के आप कार्यकर्ता भी अगर हैं, तब भी आपको अपराध से बचाने के लिए सरकार हर पुरजोर कोशिश करती है। जैसे वर्तमान में लखीमपुर खेरी की जो खीरी केस हुआ था, उसमें भी बचाने के लिए। लेकिन जब मामला पब्लिकली आ गया, किसानों की जान पर आ गया, आंदोलन चला, उसके बाद उनको यह फैसला लेना पड़ा। मतलब यूपी सरकार तो पूरी पुरजोर कोशिश कर रही थी उनको बचाने में। तो कहीं ना कहीं से यह साबित होता है कि वास्तव में अगर आप अपराधी हैं, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, कि वास्तव में अगर आप अपराधी हैं तो आप सरकार से टाई अप कर लीजिए, आप सरकार के अधीन चले जाइए, आपको बचना है। तो अगर मामला पब्लिकली आता है तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार आपसे कभी भी रिवेंज ले सकती है। ये मत सोचिए कि आपने सरकार ज्वाइन कर ली तो आपको कभी नहीं हो। जब जिस दिन आप सरकार छोड़ते हैं या जिस दिन वो सरकार बदलती है, उस दिन आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो वही बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो मतलब ये है कि इसी जन्म में करने वाला कर्म जो है उसी का फल इसी साल मिलेगा। अब इसमें सरकार का बदलना ना बदलना वो एक अलग बात होती है, बाकी कर्म एक अलग बात होती है, कर्म प्रधान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है, लेकिन वर्तमान में उस कर्म को अपन जो है उस कार्य के माध्यम से, उससे वर्तमान समय में हम उस दोष से बच सकते हैं। भविष्य में उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में हम सरकार के पास, सरकार के अधीन रहकर हम बच सकते हैं। तो यह बात एक अलग हो गई। बाकी यूपी का जो मामला है बहुत पेचीदा है और राजनीति बहुत हाई लेवल पर हो रही है। वहां पे आए दिन विधायक इस्तीफा, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी का सपा में जा रहा है, सपा का बीजेपी में जा रहा है, आरएलडी में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दल बदल रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि वह इतना अच्छा विकास करना चाहते हैं। अगर वास्तव में उन्होंने काम किया ही होता तो वर्तमान में जिस पार्टी से वो विधायक हैं, और जनता क्यों ना चुनती आपको, पार्टी क्यों ना आपको टिकट देती। जब जनता के आधार पर उनका वर्चस्व देखा जाता है, उसके बाद ही पार्टी उनके लिए वहां क्षेत्र से टिकट देती है। अब आप ये बताएं कि अगर आपने 5 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है, जनता आपको चाहती है, तो सर्वे के बाद ही पार्टी उन्हें टिकट देती है। जो सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, या कहें कि कोई भी पार्टी है जो चुनाव लड़ना चाहती है, तो वह उस क्षेत्र के सर्वे के अनुसार ही उस व्यक्ति के लिए टिकट जो है देती है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि दल बदलने के बाद वो पार्टी देगी? इससे तो जनता के मन में जो भ्रम पैदा होता है वह एक अलग। बाकी यूपी की राजनीति एक अलग ही है, वहां पे कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनी है, सरकार बदलना। और ये भी जानते हैं कि अगर सरकार तानाशाही हो जाए, ये बात किसी एक विशेष राज्य की नहीं है, हर राज्य की, केंद्र की है। सरकार को अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल शासन में रखते हैं तो वर्तमान 100% वह तानाशाही का रुख ले लेती है, जिसका सामना केवल सरकार को, सरकार के समक्ष खड़ी जनता को करना पड़ता है। पूरा भुगतान जनता ही करती है। तो कहीं ना कहीं यह जनता को सोचना होगा और देश के विकास, राष्ट्र हित में जो कार्य करे उसको चुनना होगा। चाहे विधायक, सांसद, जो भी हो, जो भी सरकार हो, कोई भी हो, राष्ट्र के हित में होनी चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में खैर पार्टीबाजी तो राष्ट्रवादी तो कोई नहीं है, सभी लगभग पार्टीवादी हैं। पार्टीवादी के आधार पर ही राष्ट्र के अनुसार काम करते हैं। तो वह बात एक अलग होती है। खैर
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा जो खबरें आपको डीपली दी जाती हैं पूरी विस्तृत से, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने प्रश्न भी हम तक पहुंचाएं। और इसके अलावा हमारा एक जनहित संवाद करके शो भी चलता है, जिसमें आपके प्रश्न जनहित के माध्यम में कितने सुचारू रूप से समाज के विकास, देश के विकास में कारगर होंगे, तो अपने प्रश्नों को हम अपने स्टूडियो के माध्यम से आपको बुलाकर आपको जो है राय लेंगे। इसके अलावा एक और कार्यक्रम चालू कर रहे हैं सवाल सरकार से, जिसमें आप अपने प्रश्नों को अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। तो यह कार्यक्रम भी बहुत जल्द आ रहा है। तो आपके जो भी प्रश्न हो हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।